लो फ्रेंड, तो और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो अपने पास न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और उसमें हम जानते हैं, ट्राइंगल को देखते ही दिमाग में आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो उसका थोड़ा यूज कर लेते हैं। तो ये जो रिलेशन है, टेन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, इसमें ए प्लस बी की जगह आ गया 180 माइनस सी, तो ये पूरा बन जाएगा 180 माइनस टू सी इज इक्वल टू 1। और हम जानते हैं टेन 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। तो माइनस टेन टू सी इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पर टेन टू सी का जो वैल्यू आ गया वो नेगेटिव 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है न्यून कोणिक त्रिभुज है, मतलब तीनों एंगल जो है वो 0 से और 90 डिग्री के बीच में। तो अगर हम बात करें तीनों एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो फिर टू सी का जो वैल्यू आ गया वो 135 डिग्री आ गया, क्योंकि टेन 135 नेगेटिव 1 होता है ना। तो एंगल सी आ गया हमारे पास 135/2। ठीक है। तो सी एंगल तो आ चुका। अब अपन इस तरह से ही सेक पे भी काम कर लेते हैं। तो सेक में गिवन है बी प्लस सी माइनस ए। बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए आ गया, तो ये 180 माइनस टू ए आ गया। तो सेक 180 माइनस टू ए बराबर 2 हो गया। सेक 180 माइनस थीटा भी माइनस सेक थीटा होता है, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। तो माइनस सेक टू ए बराबर 2 आ गया फिर। अब अगर सेक की वैल्यू 2 है, मतलब कॉस की वैल्यू 1/2 है। सॉरी, नेगेटिव 2 आएगा, मतलब सेक 2 नेगेटिव 2 आएगा। तो अगर सेक की वैल्यू -2 है तो कॉस की माइनस हाफ है, और कॉस की माइनस हाफ आती है 120 डिग्री एंगल पर, है ना। 120 डिग्री एंगल पर सेक की जो वैल्यू होती है वो -2 होती है। क्योंकि हमें न्यूनकोण त्रिभुज करना है, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं फिर। तो यहाँ पर जो अपना ए एंगल आएगा वो 60 डिग्री आ गया। उसने पूछा है सी माइनस ए, तो 135/2 -60। तो ये आ गया 135 माइनस 120, मतलब 15/2 आ गया। तो आंसर आ गया 7.5 डिग्री। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, मतलब जो भी यहाँ पर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समीकरण दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0, और यहाँ पर हमें बताना है कितने इसके हल आएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी ये वाली तो। जेड स्क्वायर प्लस जेड बार बराबर 0। हम जानते हैं कि भाई जेड इंटू जेड बार जो होता है वो तो मॉड जेड का स्क्वायर होता है। हालांकि यहाँ पर मॉड जेड का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन? तो फिर अपन कुछ मान के देखते हैं जेड को। ठीक है। तो मैंने मान लो जेड को ले लिया एक बार के लिए एक्स प्लस आयोटा वाई, ना। अगर मॉड जेड का स्क्वायर होता तो थोड़ा सा काम करना हमारे लिए सरल रहता, लेकिन अभी वो नहीं है। वैसे काम कर लेते। अगर मैं जेड को ले लूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। अब जेड बार हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर जी। ऐसे आ गया। ठीक है। और इसका जो अ, वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, वो एक तरफ कर देते हैं। तो इसका जो वास्तविक भाग है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। और जो उसका काल्पनिक भाग है वो आयोटा कॉमन ले लिया उसमें से, आयोटा वाई कॉमन ले लिया पूरा। 2x-1 बराबर 0, मतलब एक तो आयोटा की टर्म यहाँ पर है और एक आयोटा की टर्म यहाँ पर, तो आयोटा वाई कॉमन आया, तो 2x-1 आ गया। ठीक। अब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक। तो अगर मैं इसको 0 करूंगा, क्योंकि ये 0 प्लस आयोटा 0 के बराबर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, इसका मान भी शून्य आएगा। और वाई इंटू 2x-1, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर से काम करना आसान है, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो दो केस बनेंगे फिर यहाँ पर। तो पहला केस कि भाई वाई का वैल्यू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। अगर वाई का वैल्यू 0 तो फिर तुम इसको यहाँ पर रख दो। जैसे अपन हम यहाँ पर रखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस एक्स बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लिया, तो इंटू में आया x+1 बराबर 0। एक्स के दो मान आएंगे, 0 और -1। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहीं से आ गए। एक तो आ गया 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि एक्स भी 0 और वाई भी 0। और एक आ गया -1 प्लस आयोटा इंटू 0। तो दो आ गए हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। दूसरे बचे हुए दो जो होंगे वो दूसरे केस से आ जाएंगे। दूसरा केस कौन सा होगा कि अब की बार वाई 0 नहीं है, अब की बार ये 0 हो गया। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो फिर एक्स का वैल्यू 1/2 आएगा।
तो एक्स को जैसे मैंने 1/2 रखा, क्योंकि दोनों काम करने हैं मुझे, तो जैसे मैं इसको 1/2 रखूंगा, तो 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। तो वाई की दो वैल्यू आएंगी, प्लस का √3/2 और माइनस का √3/2, है ना। तो अपने पास जो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और एक 1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो चार अलग अलग आ गए, एक तो 0, एक -1, एक 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और एक 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है 4, वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन आया, लिमिट का सवाल है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट जेड की जो वैल्यू है वो है 2 × e⁻⁰ π/3 z³ + 8, और नीचे लिखा हुआ है z⁴ प्लस 4z² प्लस 16। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के मतलब अ, या तो अपन l'Hopital नियम का यूज कर लें, है ना, या फिर थोड़े फैक्टर वैक्टर बना लें, थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं उनको ही ट्राई कर रहा हूँ फिर यहाँ पर। तो देखो, अपन जानते हैं भाई a³ + b³ जो होता है उसके फैक्टर आते हैं a + b × a² माइनस ab + b²। तो ये जो z³ + 8 है उसमें मैंने यही काम कर दिया, 8 को मैंने 2³ लिख दिया। तो इसका जो एक फैक्टर आ गया वो तो आ गया z + 2। दूसरा फैक्टर आ गया इसका z² माइनस 2z, ये तो z(b2) सही है, और प्लस b का स्क्वायर तो 4 आ गया। अब ये जो सवाल बन जाएगा, ये बन जाएगा z2 e⁻⁰ π/3, ऊपर आएगा z + 2 × z² माइनस 2z + 4। ऐसे इसके हमने फैक्टर्स कर दिए, गुणा मतलब इसके फैक्टर्स हमने कर दिए। अब नीचे वाले के फैक्टर भी हम इस तरह से करने का सोच लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा मेरे हिसाब से काम करना। तो देखो नीचे वाले में देखो z⁴ तो z² का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया z⁴ प्लस 8z² प्लस 16 माइनस का 4z²। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं। ऊपर चल ही रहा है z + 2 × z² माइनस 2z + 4। नीचे ये अपना हो गया, नीचे ये अपना हो गया z⁴ प्लस 8, सॉरी 4 का स्क्वायर, z⁴ प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2z का होल स्क्वायर, है ना। अपन वो a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ठीक है, फिर कर लेते हैं यूज। तो फिर जैसे ही अपन ये वाला काम करेंगे नीचे, तो फिर नीचे की तरफ आएगा z² माइनस 2z + 4, और एक आ जाएगा z² प्लस 2z + 4। ठीक है, ये तो कट गया इससे, है ना। थोड़ा आसान था हमारे लिए काम करना। बाकी अपन अब लिमिट वगैरह लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान ही है काम करना। तो जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा, ऊपर आएगा 2 × e⁻⁰ π/3 + 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया, आ गया कितना 1 प्लस e⁻⁰ π/3, मतलब cos 60 प्लस आयोटा sin 60। cos 60 होता है हाफ, प्लस आयोटा sin 60, तो वो √3/2 हो गया, नीचे ही आ गया। ठीक है, ठीक, ये वाला काम नीचे भी कर देते हैं। z², जेड का स्क्वायर आया 4, जेड है 2e⁻⁰ तो 4 स्क्वायर हो गया e⁻⁰ 2π/3। तो cos 2π/3 कितना होता है, तो होता है -1/2, प्लस आयोटा sin 2π/3 तो वो √3/2 होता है, प्लस 2z, तो 2 × 2 4 हो गया, तो e⁻⁰ वही, तो cos π/3 1/2 प्लस आयोटा sin π/3 √3/2, और ये 4 आ गया ऐसे। तो अब अपन कॉमन वॉमन लें, तो ऊपर से 2 × 3/2 प्लस आयोटा √3/2, फिर 2 वगैरह से 2 तो कट जाएगा, नीचे कितना आएगा, ये माइनस का 4/2 प्लस का 4/2 कट जाएगा, 4 बचेगा एक तो, और एक ये 4 से 2 कटेगा, तो 2 आयोटा √3 और 2 आयोटा √3, तो 4 आयोटा √3 आ गया। ठीक है, 4 अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो ठीक है, फिर लेके देखते हैं क्या। तो ये आया 1 प्लस आयोटा √3, और यहाँ पर आ गया 3 प्लस आयोटा √3, ऐसे आ गया। ठीक है, 1 + -1 = -2, 2 + -2 = 4, 4 + -2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 16, 16 + 2 = 24, 24 + 2 = 26, 26 + 2 = 28, 28 + 2 = 30, 30 + 2 = 40, 40 + 2 = 60, 60 + 2 = 120, 120 + 2 = 180, 180 + 2 = 220, 220 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 290, 290 + 2 = 220, 290 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280, 280 + 2 = 290, 290 + 2 = 240, 240 + 2 = 260, 240 + 2 = 280,
ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन इस तरह के दिए हैं, ठीक है। अपन अब क्या करते हैं, इसको जो इसका कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 1 - i√3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो फिर नीचे की तरफ क्या आ गया, 4 तो चल ही रहा है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। ऊपर क्या आएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, i√3 × i√3, तो वो 3 और आ गया। आयोटा का जो मल्टीपल आएगा वो यहाँ से √3, और यहाँ से आ गया माइनस का 3√3, है ना। फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 4 - 2 i√3/16। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आ गया 2 - i√3/8। एक बार देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन है नहीं। सॉरी, मैंने गलती यहाँ पे कर दी, ये 3 + 3 तो 6 होगा यार, है ना। 6 हो गया तो फिर अब 2 से काटेंगे, 3 - i√3/8। ये देखते हैं ये है कि नहीं। 3 - i√3/8, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है f(x), और इसको r से r में डिफाइन किया गया, डोमेन r है इसका, और इसका डोमेन भी r है ना। बताना है हमको 1 1 मतलब एक एक ही और आच्छादक है कि नहीं, ठीक। तो अपन जानते हैं यार, और डिग्री का फंक्शन है, डिग्री 3 का फंक्शन है, 3 डिग्री का, है ना। तो अगर मैं x की जगह ले लूँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का क्योंकि ये टर्म जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा इनके सबके रिस्पेक्ट में, तो इन्फिनिटी का क्यों इन्फिनिटी आएगा। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी ले लूँ तो फिर वैल्यू आएगी नेगेटिव इन्फिनिटी का क्यू, तो वो सब हट जाएगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो मतलब सतत फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यू लेगा। तो इस फंक्शन का जो परिसर आएगा, जो रेंज आएगा इसका, वो आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब वो आर ही आ गया। और अगर रेंज सहप्रांत के बराबर आ गया, कोडोमेन के बराबर आ गया, तो फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू तो है, ऑन टू फंक्शन मतलब आच्छादक फंक्शन तो है, आच्छादक फंक्शन तो ये बिल्कुल है। अब चेक करना है कि एक एक ही है या नहीं, तो उसके लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, f' निकाल लेते हैं। तो x³ का 3x², 5x का 5, तो 3x² भी हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और 5 भी हमेशा धनात्मक होगा। तो f' जो है वो इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा। अगर फंक्शन लगातार बढ़ता जाएगा तो 1 1 भी होगा, 1 1 मतलब एक एक ही होगा। तो ये बिल्कुल दोनों है, आर में एक एक ही भी है और आर में आच्छादक दोनों भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो आर आ रही है और ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है हमेशा, चलिए ये जो है वो 1 1 भी है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक तोप के गोले का क्षैतिज परिसर आ रहा है, मतलब एक गोला है, उसका जो हॉरिजॉन्टल जो हमें रेंज दे रखा है उसका, वो दे रखा है आर, और वो दो पथों के लिए समान है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट एंगल से अगर हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, दो डिफरेंट कोनों से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों के लिए उनकी वैल्यू समान है। अपन जानते हैं प्रोजेक्टाइल में आर का जो वैल्यू आता है, आर का जो मान होता है, वो होता है u² sin 2θ/g। अब अगर दो के लिए वैल्यू समान आ रही है, ठीक है, तो अगर एक पहले वाले पाथ के लिए, फर्स्ट पाथ के लिए, ठीक है, फर्स्ट पाथ के लिए अगर मैं थीटा को थीटा ले लूं, ठीक है, दूसरे पाथ के लिए, सेकंड पाथ के लिए जो मैं एंगल लूंगा वो लूंगा मैं 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये वाला पाथ लिया तो इसके लिए रेंज ये आएगी u² sin 2θ/g। अगर मैं ये लूंगा तो u² साइन इस एंगल का डबल आएगा, तो 2 × 90, तो 180 - 2θ/g, ऐसे आ जाएगा। अपन अब जानते हैं साइन 180 - थीटा, साइन 180 माइनस में से कुछ करेंगे वो तो साइन ही बन जाएगा, पॉजिटिव में ही बनेगा, क्योंकि साइन में प्रॉपर्टी होती है ये वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जो ये दो डिफरेंट पाथ लेके चल रहा है उसमें अगर एक एंगल थीटा है, दूसरे का एंगल जो होगा वो निश्चित तौर पर 90 - थीटा रहा होगा, ठीक है। अब क्या करें तो देखते हैं। तो अब अपन यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है कि एक पाथ के लिए मैक्सिमम हाइट h है और एक के लिए h डैश है। तो अगर थीटा वाले को मैं मैक्सिमम हाइट को h मान लूँ, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² थीटा/2g। तो फिर एच डैश क्या आ जाएगा दूसरे वाले पाथ के लिए, तो वो आ जाएगा u² sin²। अब थीटा की जगह दूसरे वाले का एंगल यूज करेंगे तो 90 - थीटा/2g। अपन जानते हैं साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया u² cos² थीटा/2g।
ठीक है। अब रिलेशन बताना है आर और एच और एच डैश के बीच में। तो अब मैं अगर एच इंटू एच डैश करूँ तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा तुम्हारा 4g स्क्वायर, है ना। तो अब मैं अगर इसका रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो एच इंटू एच डैश का जो रूट आएगा वो यू स्क्वायर हो गया, ये साइन कॉस बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 2g। अब साइन कॉस क्या होता है, तो साइन 2θ/2 होता है। तो एच एच डैश का जो अंडर रूट आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2θ/2, तो 4g हो जाएगा। 4 को अपन उधर भेज देंगे, मतलब हाँ, तो 4 को अपने उधर भेज दिया, तो वो आ गया। और ये किसका फॉर्मूला था, ये आर का फॉर्मूला था। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4√h h डैश के बराबर आ गई। तो ये रिलेशन आ गया 4√h h डैश के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चीजों को देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन या वो प्रतिबंध जिसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपन इस इक्वेशन का। इक्वेशन क्या दे रखा है, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। डब्ल्यू जो है वो इकाई वृत्त पे लाई कर रहा है, ठीक है, इकाई वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डब्ल्यू इकाई वृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डब्ल्यू का मॉड 1 होगा, है ना। तो अपन ने ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। तो डब्ल्यू का मॉड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी का मॉड। तो मॉड अगर ले लिया तो ये तो 1 है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ए जेड प्लस बी का मॉड अपॉन सी जेड प्लस डी का मॉड, ऐसे आ जाएगा। यहाँ से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए जेड प्लस बी का मॉड बराबर सी जेड प्लस डी का मॉड। अब सवाल में बोला गया है कि ये एक सरल रेखा में रूपांतरित हो जाना चाहिए, सरल रेखा में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ऐसे, ये आ गया जेड प्लस बी वाई है, और ये आ गया सी, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया जेड प्लस डी वाई है। अब तुम देखो, अगर ये दोनों टर्म अगर बराबर होके कट जाए यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, जेड का डिस्टेंस बनेगा, मतलब दूरी बनेगी जेड और माइनस बी वाई ए की, और ये दूरी बनेगी जेड और माइनस डी वाई ए की। तो अगर दो पॉइंट से दूरी समान होती है तो उसका जो बिंदु पथ आता है, लोकस आता है, वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। इवन उनका मतलब लंबवत प्रतिच्छेदी रेखा आती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हटने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में रूपांतरित हो। तो बस रिलेशन क्या आ गया कि मॉड ए की वैल्यू जो है वो मॉड सी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया मॉड ए बराबर मॉड सी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद, या तो बचे हुए क्वेश्चन अगली क्लास में मतलब अगले वीडियो में देखते हैं।